हेलो दोस्तों, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट, विद्युत एवं उसके प्रभाव। आपके सिलेबस का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो था प्रकाश, यानी कि लाइट, जिसको कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट, विद्युत एवं उसके प्रभाव को, जो कि प्रकाश के बाद सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड देन वी विल डिस्कस पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्या पढ़ेंगे जी? सबसे पहले पढ़ा जाएगा विद्युत आवेश, कूलम्ब का नियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव, और लास्ट में पढ़ेंगे विभवांतर। तो चलिए, सबसे पहला सवाल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहला सवाल यही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। क्या रहेगा आपका जवाब? ओके, चार्ज सब्सटेंस नहीं, चार्ज सब्सटेंस की बात नहीं करता हूं मैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज फोर्स, तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट उसका फिजिकल मीनिंग क्या है? तो आप बोलते हो फोर्स जो है एक एक्सटर्नल कॉज है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट which can produce or tends to produce the change in the shape, size और motion of the object। तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल कॉज है जो ऑब्जेक्ट के शेप या साइज या उसके मोशन को चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश करता है। तो दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फोर्स। तो वही मैं पूछता हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ओके, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। हाँ जी, सही सुना आपने, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। रिमेंबर, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, जैसा कि वेलोसिटी होता है, जैसा कि एक्सेलरेशन होता है, जैसा कि फोर्स होता है, जैसा कि वर्क डन है, दे ऑल आर द फिजिकल क्वांटिटीज। वैसा ही एक यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ हवा नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी क्या बताता है आपको? ये फिजिकल क्वांटिटी क्या बताएगा आपको? चलिए देखते हैं क्या बता रहा है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी which when joins by a substance, the substance gets electrified। ओके, जुड़े रहिए मेरे साथ, मजा आने वाला है आज। इलेक्ट्रीफाइड। ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी which when joins by a substance the substance gets electrified। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो जब किसी सब्सटेंस के साथ जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, तो वो सब्सटेंस हो जाता है इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रीफाइड? अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा देन इट विल exhibit electrical properties। Okay, so what is electric charge? Electric charge is a physical quantity which when joins by a substance the substance gets electrified। और जब सब्सटेंस इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा then it will exhibit, the substance will exhibit electrical properties। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा, एंड सम अदर इलेक्ट्रिकल फिनोमिना इट विल शो। ओके, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है और एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है कि जो किसी सब्सटेंस से जब जुड़ जाता है तो उस सब्सटेंस को कर देता है क्या? इलेक्ट्रीफाइड। और जब इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा तो सब्सटेंस इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करेगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। ओके, तो आप इलेक्ट्रिक चार्ज को एक इश्क के जैसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक इश्क ही है जो किसी जब आदमी से जुड़ जाता है तो उस आदमी को आवारा बना देता है। और वो आवारा आदमी क्या करेगा? आवारापन करेगा, भाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इधर उधर गली मोहल्ला में एनएसपी लेने जाएगा,
ओके ये बात की बात. ओके सो फिजिकल क्वांटिटी विच व्हेन जॉइंस बाय अ सब्सटेंस द सब्सटेंस गेट्स इलेक्ट्रिफाइड देन इट विल एक्सिबिट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. सो दिस इज इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ा है दो टाइप का होता है, या तो स्केलर होगा या तो वेक्टर होगा. या तो स्केलर होगा या तो वेक्टर होगा. तो याद रखिए इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी होता है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इससे डायरेक्शन का पता नहीं चलता. इट इज स्केलर क्वांटिटी. और इसका एसआई यूनिट देख लो आप, एसआई यूनिट होगा कूलम, COULOMB कूलम. एसआई यूनिट इज कूलम. जो एसआई मात्रा है वो कूलम है, कूलम है. इसका सीजीएस जो यूनिट है, सीजीएस यूनिट दैट इज स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम है. सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम है. अब दोनों का रिलेशन भी देख लो आप. 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम. ये रिलेशन हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे कि 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम. 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम. ओके तो आई थिंक इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्लियर हो गया होगा. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच व्हेन ज्वाइंस बाय अ सब्सटेंस then the substance will electrified, then it will exhibit electrical properties. It will exhibit electrical properties and it is a scalar quantity. ये कैसी क्वांटिटी है? It is scalar quantity. ऐसा यूनिट कूलम है, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम है और 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम. ओके तो ये आप याद रखिए. ओके इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप्स के होंगे. काइंड्स ऑफ चार्ज, काइंड्स ऑफ चार्ज की बात करो आप, काइंड्स ऑफ चार्ज. तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज होता है दो टाइप का, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज. ओके और ये भी याद रखिए कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर बेंजामिन फ्रैंकलिन. बेंजामिन फ्रैंकलिन उन्होंने ही बोला था कि चार्ज जो है दो टाइप्स का हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताया कि चार्ज जो है दो टाइप्स का होगा. चार्ज का नेचर दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. और आपको पता ही है सेम चार्जेस में रिपल्सन होता है. लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. जो समान चार्ज होंगे, जो सजातीय आवेश होते हैं, उनमें क्या रिपल्सन होगा और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है. लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स. ओके तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा. काइंड्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. इसमें मेन 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ना होता है. आपके सिलेबस में मुझे नहीं लगता कि ये है, लेकिन चलिए फिर भी डिस्कस कर लेते हैं. पहला है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड नंबर 2 इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ये काम की चीज़ है भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. और उसके बाद है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज. तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. चार्ज के मूलभूत गुण बोल सकते हो आप इन्हें. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश जो है वो क्वांटिकृत होता है. एंड एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, आवेश का जो योज्यता का जो नियम है. तो चलिए देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. बहुत ही सिंपल है. आपने ऑलरेडी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ हीट, कंजर्वेशन ऑफ मास ये लॉस पढ़ रखे हैं. द एनर्जी कांट बी क्रिएटेड एंड सॉरी द अरे यार ओके सो अरे यार वरना जाओ थोड़ा नर्वसनेस होने लगता है.
Basic properties of charge. There are the basic properties of charge. Three basic properties of charge: conservation of charge, quantization of charge, additive nature of charge. तो आवेश के तीन मूलभूत गुणों की बात हो रही है यहाँ पर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण, आवेश का क्वांटीकरण, और ये है आवेश का योज्यता का नियम। चलिए देखते हैं क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने ऑलरेडी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ हीट के लॉस ऑलरेडी आपने पढ़ रखे हैं। द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो सेम आपको जहाँ पे एनर्जी था वहाँ पे आप बस चार्ज पुट कर दो। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। बच्चा देखो कैसे। अच्छा, इसको और अदर वे में आप कैसे डिफाइन करोगे? किसी भी आइसोलेटेड बॉडी विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम बोल रहा हूं मैं, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज है दैट इज ऑलवेज कंजर्व। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज जो होता है वो ऑलवेज कंजर्व होगा। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाई अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और ये काम की चीज है। Q इज इक्वल टू NE, where Q is the charge on the substance and N is equal to 1, 2, 3 और up to so on. E जो है, E is the elementary charge. E is the elementary charge. And what is elementary charge? Charge on electron. और ये कितना होता है भाई? ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के इक्वल होगा। तो E जो है इसको आप एलिमेंट्री चार्ज बोलोगे, मूलभूत आवेश बोलोगे। और ये एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे द चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज एलिमेंट्री चार्ज, एंड ये इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एन जो है 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक चाहिए, आप इन्फिनाइट वैल्यू उसकी होगी। तो क्या हो जाएगा इससे? Q इज इक्वल टू N इंटू ई। और N देखिए कहीं भी यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है। N यहाँ पे मैंने कहीं भी फ्रैक्शन नहीं बोला है। N जो है वो कांट बी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। N कांट बी फ्रैक्शन, N को फ्रैक्शन नहीं होना है। यानी किसी भी सब्सटेंस पे जो चार्ज होगा, जो टोटल चार्ज होता है, वो इस एलिमेंट्री चार्ज का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ओके, हमेशा पूर्ण गुणज ही होगा। किसी भी वस्तु पे जो आवेश होता है, इस मूलभूत आवेश का हमेशा पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल, ये फ्रैक्शनल नहीं होगा। इट मीन्स अगर कोई भी किसी भी सब्सटेंस की बात करो आप, वो सब्सटेंस अगर चार्ज है तो वहाँ पे जो चार्ज होगा वो 10E, 20E, 1000E या 100E होगा। कभी भी 3/4, 9/6 ऐसा नहीं होगा। किसी भी सब्सटेंस पे चार्ज इस एलिमेंट्री चार्ज का फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो सकता, और यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है। हमेशा किसी भी सब्सटेंस का चार्ज इस बेसिक चार्ज का, दैट इज एलिमेंट्री चार्ज, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ओके, तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज E। ओके, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज बहुत ही आसान है। एडिटिव मीन्स क्या होगा? एडिटिव मीन्स सम होगा। तो चलिए मान लीजिए कि आपके पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज है। अगर आपके पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम से अलग अलग पार्ट पे अलग अलग चार्जेस हैं, तो उस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है उन सभी चार्ज के सम के इक्वल होगा, अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। यानी प्लस चार्ज को प्लस लेना है, माइनस चार्ज को माइनस लेना है। ओके, क्या बोल रहा हूँ मैं? लेट ये रहा मेरा एक सिस्टम,
यहाँ पे कुछ चार्ज है, यहाँ पे कुछ चार्ज है, यहाँ पे कुछ चार्ज है, यहाँ पे कुछ चार्ज है। तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है, इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा इन सभी चार्जेस के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। यही है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, दिस इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। आपको याद रखना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एन ई, इसको नहीं भूलना, Q इज इक्वल टू एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, एंड 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, एंड E इज द एलिमेंट्री चार्ज, चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, वैल्यू बताया है आपको, और N कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये सवाल आता है कि चलो बताओ कि एक कूलम, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, अगर एक चार्ज 1 कूलम है तो 1 कूलम जो चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा। मीन्स 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू कितना है, 1 कूलम है, क्यू कितना है, 1 कूलम है, एन ही तो फाइंड आउट करना है दोस्त, एन ही तो फाइंड आउट करना है। ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम है, ओके कूलम कूलम कैंसिल हो गया। सो एन इज इक्वल टू आ गया 1/1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो यहाँ से n इज इक्वल टू आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। तो एक कूलम चार्ज में 1 कूलम जो चार्ज है उसमें 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच व्हेन ज्वाइंड बाय अ सब्सटेंस द सब्सटेंस गेट्स इलेक्ट्रीफाइड, और जब वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करेगा, इट एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट कूलम है, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम है, ओके। पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज है। और अब हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ अभी आपको बताया था कि लाइक चार्जेस में रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। देखो अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। एंड कूलम्ब्स लॉ जो है ये पढ़ लिया। कूलम्ब्स लॉ क्या करता है, कूलम्ब्स लॉ जो है दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को देता है। डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, देखो कैसे करेंगे। कूलम्ब्स लॉ, लेट दिस इज चार्ज Q1, दिस इज चार्ज Q2, और ये रहा डिस्टेंस R AB। बहुत ही सिंपल है दोस्त, डिविजन आपको करना नहीं है, लेकिन छोटा सा देख लो आप। केवल मैं फॉर्मूले पे ले जाऊंगा आपको, डायरेक्ट फॉर्मूले पे ले जाऊंगा आपको। Q1 Q2, अब ये सेम चार्ज भी हो सकते हैं, अपोजिट चार्ज भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, दोनों ही केस में फोर्स लगेगा। फोर्स तो दोनों ही केस में लगेगा। सेम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उन चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन होगा। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। क्या बोला है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उन चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। कंबाइन कर दीजिए आप, कंबाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए भाई पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करने कोई मतलब नहीं है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 चार्ज हैं, R उनके बीच का डिस्टेंस है, 4 पाई तो कांस्टेंट है। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? F यही है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को एक कैलकुलेशन है। सो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर उसके स्टेटमेंट की बात करोगे जो कि आपके सिलेबस के लिए काम का नहीं है, फिर भी देख लो आप, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा
उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के, बीच की दूरी मीन्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कंबाइन किया तो ले दे के आपको ये आंसर मिलेगा। F इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। न्यूटन की बात कर रहा हूँ, ऐसा ही यूनिट में लिया है। सर सब कुछ ठीक है, ये कौन सी चिड़िया है, बता देता हूँ। इस चिड़िया का नाम क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट नॉट लगा है, दिस इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट नॉट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखो भाई, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। एब्सोल्यूट नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वन मोर टाइम, एब्सोल्यूट नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट में गड़बड़ नहीं करना। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दिस इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, and this is Coulomb's law. F, the force between two charges, is given by this formula, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square Newton. Okay, next. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फील्ड सब वाकई में फील्ड क्या होता है? फील्ड मतलब एक जगह होता है, एक स्पेस होता है, एक एरिया होता है। इलाका तो कुत्तों का होता है, हाँ तो ये वही कुत्ता है, इसका भी अपना एक इलाका है। चलिए देखते हैं ये इलाका कौन सा है। चलिए मेरे पास ये है एक चार्ज, दिस इज द चार्ज, ठीक है। तो देखिए इस चार्ज के चारों ओर एक ऐसे स्पेस की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं नास वाले स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेस यानी जगह की बात कर रहा हूँ। इस चार्ज क्यू के चारों तरफ एक ऐसा रीजन है, REGION वाला रीजन है, एक ऐसा स्पेस है कि चलो मैं एक लेके आता हूँ, दिस इज Q0, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। दिस इज द सोर्स, SO सोर्स, दिस इज द सोर्स चार्ज, और ये है आपका टेस्ट चार्ज, दिस इज टेस्ट चार्ज। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? ये मेन कैरेक्टर है भाई, ये हीरो है, Q सोर्स चार्ज है, मीन्स ये इसको अफेक्ट कर सकता है, लेकिन इसकी इतनी औकात नहीं है कि इसको तस से मस भी कर पाए। ये इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, ये इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा मेरे भाई। ये एक साइड कैरेक्टर है, पिद्दी है ये, और ये राजा हो सकता है, लेकिन शतरंज में मार भी देता है, यहाँ पे नहीं चलेगा। तो जैसे Q सोर्स चार्ज है और ये है टेस्ट चार्ज। ओके, देखो अब अभी आपको बताया था कि और टेस्ट चार्ज को हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं, टेस्ट चार्ज को हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं, इसका नेचर हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं, और यहाँ पे भी चलो प्लस Q चार्ज ही है। तो लेट कंसीडर पॉइंट O, और उस पॉइंट O पे एक प्लस Q चार्ज प्लेस्ड है, रखा हुआ है उस पॉइंट O पे एक प्लस Q चार्ज, और मैं लेके आ रहा हूँ एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आ रहा हूँ। एक देखो मैं लेके आ रहा हूँ, तो क्या होगा? चलो आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा एक डिस्टेंस मिलेगा यहाँ से, जब वो ये चार्ज इसको रिपल करने लगेगा। क्यों करेगा रिपल? अभी बताया था लाइक चार्जेस में रिपल्सन होता है, लाइक चार्जेस में रिपल्सन होता है, तो ये यहाँ से इसको रिपल करेगा। चलो ठीक है, यहाँ से मैं नहीं जा पाया, इधर से लेके आऊँगा, इधर से लेके आऊँगा, अरे कहीं से भी लेके आऊँगा, तो इतने ही डिस्टेंस से वो क्या करेगा? इसको रिपल करेगा, इसको रिपल करेगा, ठीक है। और अगर मान लो ये अपोजिट नेचर का होता तो इसको अट्रैक्ट कर लेता, यही तो होता है मेरे भाई। सेम नेचर का होता तो रिपल कर देता, और अपोजिट नेचर का है तो अट्रैक्ट कर लेता, ठीक है। यानी कि इस चार्ज के चारों ओर एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा रीजन है, जहां तक अगर कोई दूसरा चार्ज अगर इस एरिया में एंटर करता है तो वो जो है वो चार्ज इस चार्ज के इफेक्ट को महसूस करेगा। नहीं समझे? समझ जाओगे क्या बोला? ये है सोल चार्ज। ये सोल चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा एरिया है कि अगर उस एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो चार्ज जो होगा वो चार्ज इसके अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उसके अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ओके, तो हाउ वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड?
फील्ड है, एरिया है, रीजन है, स्पेस है। द स्पेस अराउंड अ चार्ज, द स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ दैट सोर्स चार्ज। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, जहां तक उसका प्रभाव होता है वही कहलाता है उसका विद्युत क्षेत्र, यही कहलाता है इसका विद्युत क्षेत्र। किसी भी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा एरिया जहां तक अगर कोई अन्य चार्ज आएगा तो वह चार्ज इस आवेश के प्रभाव का अनुभव करेगा। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत क्षेत्र। उसको या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड है और हिंदी में वही है विद्युत क्षेत्र। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया अराउंड अ चार्ज वेयर अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ दैट सोर्स चार्ज। ये टेस्ट चार्ज है, चेक करने के लिए ला रहा है, चेक करने के लिए कि चलो यार रिपल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एरिया ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एरिया है, स्पेस है, रीजन है किसी चार्ज के चारों ओर का। अब देखते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? चलो भाई, तो लेट पॉइंट हो, ये रहा प्लस क्यू और ये बन गया इसका इलाका, ये रहा इलाका, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया इसका, यह इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो यार, जैसे ही कोई अन्य चार्ज, जैसे कोई दूसरा चार्ज इस रीजन में आएगा वो भी उसको कुछ कुछ होने लगेगा, कुछ कुछ होने लगेगा। किस टाइप होने लगेगा? अगर वो सेम नेचर का तो रिपल होगा और अगर अपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्ट होगा। कुछ कुछ होता है भाई, जब भी आप आओगे ना किसी के प्रभाव में तो कुछ कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज अगर ये भी पॉजिटिव नेचर का हो तो रिपल होगा और अगर उस अपोजिट नेचर का हो तो अट्रैक्ट होगा। लेकिन अब बात ये है कि मान लो मैं इसको फोर्स लगा के यहाँ तक ले आया, यहाँ तक ले आया और ये कोई डिस्टेंस होगा, चलो इस डिस्टेंस को मैं R1 या कुछ भी ले लेता हूँ और ये मान लो इसको यहाँ पे दिस इज R2 डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस R2 है, ठीक है, दिस इज Q एंड दिस इज सॉरी R1, दिस इज R2। तो एक कंडीशन में एक यहाँ पे है और इसी कंडीशन में मान लो यहाँ पे है। तो क्या दोनों ही केसेस में इस क्यू नॉट पे जो अट्रैक्शन या रिपल्सन जो फोर्स लगेगा क्या वो सेम ही होगा? नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तो कूलॉम्स लॉ बताया है, कूलॉम्स लॉ अभी तो बताया है भाई आपको कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही कम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरे भाई। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम, डिस्टेंस के मतलब फोर्स ज़्यादा। यानी कि यहाँ पे मेरे को स्ट्रेंथ का पता नहीं चल रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ का पता नहीं चल रहा है तो इसके फील्ड में ही है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, लेकिन यहाँ और यहाँ का स्ट्रेंथ अलग है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, किसी भी पॉइंट पर कोई भी ABCD पॉइंट या XYZ पॉइंट है, मेरे को उस पॉइंट पे डिफाइन करना है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, तीव्रता कितना है, कितना तेज है भाई, जल तो रही है लेकिन कितना जोर से जल रही है, ठीक है। तो चलिए डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से सुनना। कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान सुनना, बता रहा हूँ कैसे, ध्यान सुनना, बहुत ही ध्यान से। तो यही तो है आपका O और यहीं पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से R दूरी पे एक पॉइंट P है। मैं पूछता हूँ कि चल बता उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है। तो क्या बोलेगा तू? आपको ये बोलना है मेरे भाई कि चलो सर यहाँ पे ले लो आप Q नॉट, ये एक चार्ज है, चार्ज है और लेट कि इस Q नॉट चार्ज पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। टोटल फोर्स इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टोटल फोर्स अगर चार्ज पे लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, क्योंकि वो तो फोर्स है। ओके, तो इस Q नॉट चार्ज पे टोटल फोर्स लग रहा है F ड्यू टू दिस चार्ज। यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, यूनिट चार्ज पे फोर्स लगेगा F अपॉन Q नॉट, F अपॉन Q नॉट। अगर यहाँ पे अगर मैं यूनिट चार्ज रख दूँ तो वहाँ पे F अपॉन Q नॉट फोर्स लगेगा और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। मुझे पता है तो क्लियर नहीं हुआ, मेरे को पता है तो क्लियर नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। फिर से सुन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, अरे वहाँ तो फील्ड ही नहीं है तो इंटेंसिटी कहाँ से होगा।
तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो डिफाइन करना ही नहीं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कैसे डिफाइन करोगे? तो चलो मान लो मेरे को इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना है। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा कि चलो यहाँ पे कोई चार्ज है Q0, तो उस Q0 चार्ज पे टोटल फोर्स लगेगा। उस टोटल फोर्स को आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बोलोगे, वो तो फोर्स है। आपको क्या करना है, आपको ये मानना पड़ेगा कि वहाँ पे यूनिट चार्ज होना चाहिए, वहाँ पे यूनिट चार्ज होना चाहिए। अब उस यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा होगा, उस यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा होगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सो हाउ वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? The electric field intensity at any point in the electric field is defined as the force acting on unit charge. Force acting on unit charge placed at that point. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर उस पॉइंट पे अगर मैं यूनिट चार्ज रख दूं तो कितना फोर्स लग रहा है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, उस पॉइंट पे रखे गए, उस पॉइंट पे रखा है अगर यूनिट चार्ज, तो उस यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, उसी को बोलोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, एंड इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, याद रखियो मेरे भाई, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। ठीक है, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल बोलना नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या है, प्लस से निकलता है माइनस की ओर आता है, प्लस से निकलता है माइनस की ओर आता है। ओके, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपन डिफाइन करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फिजिकल मीनिंग को समझना थोड़ा मुश्किल है, मैथमेटिकल फॉर्म को आराम से समझ जाओगे। पहले मैं उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दूं। चलिए, आपने हाइड्रोडायनामिक पढ़ा है, हाइड्रोडायनामिक। चलिए, यहाँ पे एक टंकी यहाँ पे है, दूसरा टंकी यहाँ पे है, यहाँ पे इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है और इसमें यहीं तक पानी भरा हुआ है। अगर दोनों को मैं कांटेक्ट में ला दूँ तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर या लिक्विड। लिक्विड के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इट डजंट मैटर अमाउंट ऑफ लिक्विड। अमाउंट ऑफ लिक्विड मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है, हाइट ऑफ लिक्विड। मैटर करता है हाइट ऑफ लिक्विड। वाटर या लिक्विड, लिक्विड ही है, लिक्विड हमेशा हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ जाएगा। डजंट मैटर कि पानी किधर ज़्यादा किधर कम है, डजंट मैटर कि पानी किधर ज़्यादा किधर, पानी में बार बार पानी आ रहा है लेकिन वो लिक्विड की बात हो, किसी भी लिक्विड की बात हो रही है। लिक्विड, कोई सा भी लिक्विड हमेशा हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ जाता है, अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की हो जाता है, अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की हो जाता है लिक्विड हमेशा। तो लिक्विड के फ्लो का डायरेक्शन डिटरमाइन कौन करता है, लिक्विड के फ्लो का डायरेक्शन डिटरमाइन कौन करता है, हाइट करता है सर, हाइट करता है। ओके, हाइट करता है, ऊंचाई करता है। ये तो बात हो गई हाइड्रोडायनामिक की। अब मैं आ जाता हूँ थर्मोडायनामिक में। ये मेरे पास A सब्सटेंस है, B सब्सटेंस है, इसके बाद Q1 है, इसके बाद Q2 हीट है। दिस इज अमाउंट ऑफ हीट, Q1 एंड Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट। ओके, मैं कांटेक्ट में ला रहा हूँ दोनों को। हीट का फ्लो किधर होगा नहीं बता पाओगे आप, सर हम नहीं बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर नहीं मालूम है सर, टेम्परेचर नहीं मालूम है। अब बता पाओगे आप, T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी हीट जो है कहाँ से कहाँ जाएगा, A से B में जाएगा। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। डजंट मैटर कि हीट किधर ज़्यादा किधर कम है, हीट का फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से
लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा। ये यहाँ पे हो गया। अब आता हूँ मैं इस मुद्दे पे, मेन मुद्दे पे आता हूँ। सर आप भटका रहे हो कहाँ कहाँ, मेन मुद्दा क्या है। ये रहा मेरे पास एक कंडक्टर एंड दिस इज द सेकंड कंडक्टर, कंडक्टर ए कंडक्टर बी। इसके बाद Q1 चार्ज है, इसके बाद Q2 चार्ज है। Q1 चार्ज Q2 चार्ज, Q1 चार्ज Q2 चार्ज, दोनों को कांटेक्ट में ले आए भाई। ये कंडक्टिंग वायर, चार्ज का फ्लो किधर होगा, ए से बी में, बी से ए में? नहीं बता पाओगे, बताने की कोशिश भी मत करना, नहीं बता पाओगे। क्योंकि यहाँ पे सर, यहाँ पे हाइट बता रहा था, यहाँ पे हाइट बता रहा था कि लिक्विड का फ्लो किधर होगा, यहाँ पे टेम्परेचर बता रहा था कि हीट का फ्लो किधर होगा। सर यहाँ पे भी कोई ना कोई चीज़ होना चाहिए, यहाँ पे भी कोई ना कोई चीज़ होना चाहिए जो क्या करेगा, जो चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन बताएगा। चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन, अगर दो कंडक्टर कांटेक्ट में हैं, इफ दे कैन एक्सचेंज द चार्ज, तो चार्ज किधर से किधर जाएगा, इसको बताने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। इसके बाद ऊंचाई है, इसके बाद टेम्परेचर है, इसके पास क्या है पोटेंशियल है, इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। दोस्त इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ मेरे भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, समझ अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके चलो, मैंने बोल दिया इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, एंड V1 इज ग्रेटर देन V2। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो क्या बोलोगे आप? बिल्कुल आप बोलोगे द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम A टू B। चार्ज जो है A से B की तरफ जाएगा। इससे पहले आप नहीं बता पा रहे थे, अब आप बता पा रहे हो कि चार्ज विल फ्लो फ्रॉम A टू B, यानी कि चार्ज जो है, चार्ज हमेशा याद रखना हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। ये इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई कि किधर चार्ज ज़्यादा है, किधर चार्ज कम है। मैटर क्या करेगा, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका पोटेंशियल कम है, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका पोटेंशियल कम है। तो चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। जैसे कि लिक्विड हायर हाइट से लोअर हाइट, जैसे कि हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, वैसे ही चार्ज जो है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। देख मैंने भाई, समंदर से पानी कभी नदियां में नहीं आता, समंदर से पानी कभी नदियां में नहीं आता, नदियां से पानी समंदर में जाता है। क्यों? नदियां में पानी ज़्यादा है क्या? नहीं, उतरती है भाई नदी पहाड़ों से, हंसती खेलती खिलखिलाती, कह लगाती। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अगेन इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि हाइट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि लिक्विड के फ्लो को डिटरमाइन करता है, टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हीट के फ्लो के डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक क्वांटिटी है, जो चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा। बता दिया है आपको, आवेश यानी कि चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किसी भी कंडक्टर का स्टेट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द स्टेट ऑफ एनी कंडक्टर विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके। लेकिन मैथमेटिकली कैसे बताओगे सर? बता रहा हूं कैसे बताएंगे। ओके चलिए, ये रहा मेरा एक प्लस क्यू चार्ज तो एक इलाका बन जाएगा, ये बन गया इलाका एक, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि भैया चलो यहाँ से आर दूरी पे एक पॉइंट पी है, बताओ यहाँ का पोटेंशियल क्या है, इस पॉइंट पी का पोटेंशियल क्या है। तो देखो पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया है, जरा ध्यान से सुनना, पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया है। मान लो इन्फिनिटी पे एक यूनिट चार्ज है, तो अभी तो चलो यूनिट चार्ज आप ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, वहाँ टोटल चार्ज क्यू नॉट ले लेते हैं। क्यू नॉट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, और इस क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ तक लाने में टोटल जो वर्क डन लगा है दैट इज डब्ल्यू वर्क डन, ओके। डब्ल्यू इज द रिक्वायर्ड वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस क्यू नॉट चार्ज टू पॉइंट पी।
इस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से अनंत से इस पॉइंट पी तक लाने में डब्ल्यू काम किया है। इस डब्ल्यू काम को आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बोलना, डब्ल्यू काम को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नहीं बोलना। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? डिनोटेड बाय V एंड इट इज गिवन बाय W अपॉन क्यू नॉट। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। क्या हो गया सर, ये कैसे हो गया? देखो भाई, W इज अ टोटल वर्क डन। W जो है टोटल वर्क डन है, जो चाहिए या जो रिक्वायर्ड है इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में, इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक लाने में, जहां का पोटेंशियल आपको प्राप्त करना है, जहां का पोटेंशियल आपको डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन हुआ है? अब यहां पे अगर मैं क्यू नॉट को अगर 1 ले लेता हूं, 1 कूलम लेता हूं, यूनिट चार्ज ले लूंगा, तो V इक्वल टू W हो जाएगा। यानी कि V कुछ नहीं है सर, V W ही होता है, V W ही तो है। V जो है वर्क डन के इक्वल है, लेकिन पूरे वर्क डन को W नहीं बोलते, पूरे वर्क डन को V नहीं बोलेंगे, पूरे वर्क डन को V नहीं बोलेंगे, केवल कुछ स्पेशल वर्क डन को ही बोलते हैं, कुछ खास कुछ विशिष्ट वर्क डन को ही हम लोग पोटेंशियल बोलेंगे। और वो क्या है? डिवाइडेड बाय क्यू नॉट हो गया, यानी यूनिट चार्ज हो गया, क्यू नॉट इक्वल टू 1 हो गया। ओके, तो कैसे डिफाइन होगा ये? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ही, ये कार्य ही है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यूनिट चार्ज को, एकांक आवेश को, यूनिट चार्ज को अनंत से, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन रिक्वायर्ड है, वही वर्क डन उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पी तक लाने में, जिस भी पॉइंट की बात कर रहे हो आप, जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पी तक लाने में जितना वर्क डन रिक्वायर्ड है, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। और इसका जो SI यूनिट, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड SI यूनिट इज वोल्ट। SI यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट। ओके, एंड CGS यूनिट इज स्टैट वोल्ट। याद रख मेरे भाई, SI यूनिट इज वोल्ट, CGS यूनिट इज स्टैट वोल्ट। एंड रिलेशन बता दूं मैं आपको, 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 300 स्टैट वोल्ट। भूलना नहीं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन 300 स्टैट वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन 300 स्टैट वोल्ट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पहली बात तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? जो काम हाइड्रोडायनेमिक में हाइट का है, जो काम टेम्परेचर का है थर्मोडायनेमिक में, वही काम पोटेंशियल का है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में। क्या काम करता है ये बताता है कि अगर दो कंडक्टर कांटेक्ट में हैं तो चार्ज फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द स्टेट ऑफ एनी कंडक्टर which determine the flow of charge, which determine the direction of flow of charge, which determine the direction of flow of charge। कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हो आप? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे डिफाइन करोगे आप? कैसे डिफाइन किया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन रिक्वायर्ड है, दैट वर्क डन विल बी द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट है अपना पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही आसान हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मीन अंतर। तो अंतर किसका होगा? दो पॉइंट का होगा। ओके, चलिए कैसे होगा? ये रहा मेरा एक, ये पढ़ लिया ना भाई, ये रहा मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज भी तो चाहिए, धुआं उठा तो आग तो होगा, ये वही आग है, प्लस क्यू पॉइंट ओ पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है। चलो यहाँ का एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, पॉइंट ए पॉइंट बी, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच का होगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच का होगा। अगर किसी एक पॉइंट का तो पोटेंशियल ही होगा,
किसी एक पॉइंट का तो पोटेंशियल ही होगा, एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफाइंड फॉर 2 पॉइंट्स। क्या हो जाएगा, दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सो VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA। VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA, द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये कैसे होगा, बहुत ही आसान है यार, कुछ नहीं करना है। यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन रिक्वायर्ड है, यूनिट चार्ज को A से B तक लाने में जितना वर्क डन रिक्वायर्ड है, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, द वर्क डन रिक्वायर्ड इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम A टू B, यूनिट चार्ज को A से B तक ले जाने में जितना वर्क डन चाहिए होगा, वही दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट 2 पॉइंट्स। ओके, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन चाहिए, वही वर्क डन होता है दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट सेम होगा, ओके, ये भी इसके क्वांटिटी ही है। ठीक है, तो आई होप कि आज जो भी पढ़ाया आपको तूफानी रफ्तार से वो समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, तो तैयार हो जाइए एक तूफानी सफर के लिए। अभी के लिए अलविदा, बाय बाय, टाटा।